नमस्कार दोस्तों, सीटेट प्रिपरेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट से वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का 2 चैप्टर और भी अपलोड किए हैं वीडियो बना के, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक से आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी देख लो। और भी सारे सब्जेक्ट से जैसे सिविक्स, हिस्ट्री एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की भी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। वो भी आप लोग जरूर देखो, क्योंकि उसमें भी मैंने सभी इम्पोर्टेंट कंटेंट्स ही डाले हैं जो कि सीटेट एग्जाम या किसी भी टेट के एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चंस आते भी आएंगे भी उस कंटेंट से और सॉल्व भी करके आओगे। तो मेरे वीडियो को अभी तक से और मेरे चैनल को अभी तक से आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और मेरे हर एक वीडियो को फॉलो करते जाइए टेट या सीटेट की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो हमारे चैप्टर का नाम है वो मैं बताने जा रही हूँ, विश्व के प्रमुख स्थल रूप। अब स्थल रूप की बात करें तो जो भी हमारा अर्थ का जो, अगर हम स्थल की बात करें जमीन की, तो वो क्या है, वो एक समान नहीं है। कहीं ऊपर उठी है तो कहीं अन्य प्रकार की स्थलकृतियां हमारे विश्व में जो कि हमारे भूमि धरातल पे पाई जाती है अलग अलग शेप में। तो उन्हीं शेपों के आधार पे हम उसको भी विभाजित किए हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। पहले अगर हम बात करें स्थलकृतियां किसे बोलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नोट भी कर दिया है आप लोगों के लिए। पृथ्वी की सतह पे सभी जगह समान नहीं होती, यानी पृथ्वी पर कई प्रकार की स्थलकृतियां पाई जाती है। और जो स्थलकृतियां होती है इनका निर्माण जो है वो 2 प्रक्रिया से होता है, यानी निम्न 2 प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा स्थलकृतियों का निर्माण होता है। ये 2 प्रकार की प्रक्रिया को मैंने यहाँ ऐसे नोट करके दिया है। एक पहला है हमारा आंतरिक प्रक्रिया और दूसरा बाह्य प्रक्रिया। तो सबसे पहले आंतरिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें कि जो स्थल रूप को निर्माण करने में सहायक होते हैं, जिसके कारण होती है, तो उसमें आ जाता है ज्वालामुखी और भूकंप। तो ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में भी हम जो भी आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। अभी आप लोग इतना ही जानो कि जो आंतरिक प्रक्रिया होती है स्थल रूप का निर्माण करने में, उसके अंतर्गत ज्वालामुखी के कारण और भूकंप के कारण। दूसरा हम बाह्य प्रक्रिया की बात करें, यानी अपर्दन और निक्षेपण के कारण होती है। अपर्दन और निक्षेपण को अगर डिटेल में न जाते हुए सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दूं आप लोगों से। अपर्दन यानी जहाँ जमीन का क्षय हो जाता है उसको अपर्दन बोलते हैं। और जो क्षय मतलब किसी भी रीजन से भर जाता है, यानी क्षय का भरने को निक्षेपण करते हैं। यानी कोई भी अपरदित पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके जमा कर देने को निक्षेपण कहते हैं। तो इस तरह से यह अपर्दन और निक्षेपण भी हमारा चैप्टर है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स में आगे। अब अपर्दन और निक्षेपण का कारण जो है वो बहते हुए जल, बर्फ और वायु के द्वारा भी होती है। तो इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा करेंगे, जो भी हम चैप्टर लेके आऊंगी मैं आप लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे प्रक्रिया में, यानी ये 2 प्रक्रिया के बाद स्थलकृतियों की जो प्रकार है, यानी ये कितने प्रकार की होती है स्थलकृतियां, किस किस रूप में पाई जाती है हमारे धरातल पे। तो जो पहला प्रकार की बात करें यानी पर्वत, दूसरा प्रकार है हमारा पठार और तीसरा है मैदान। यानी अगर हम पहले पर्वत की बात करें तो पर्वत को अगर डिफाइन करें हम, तो पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचा भाग, यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा भाग, यानी बहुत ज्यादा ऊंचे भाग को हम पर्वत बोलते हैं, जिसपे सदैव बर्फ की नदियां बहती रहती है। यानी पर्वतों पर बर्फ की नदियां जो सदैव जमी रहती है, इस तरह भी हम बोल सकते हैं कि नदियां जो होती है बर्फ की होती है और जमी रहती है, जिसको हिमानी भी कहते हैं। अब हम बात करें जो भी पर्वत पे जो भी हमारे कंट्री या स्टेट जो भी, तो यहाँ पे अगर हम पर्वत की बात करें तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को नोट कराया है, क्या कराया है कि नदियां जो सदैव बर्फ की होती है और सदैव जमी होती है, यानी जो कुछ जो बर्फीले पर्वत होते हैं, अगर उनकी हम बात करें तो वहाँ पे अगर वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, यानी लोगों का निवास होता है, वहाँ पे कोई बस्ती है वहाँ पे, तो उसकी खासियत क्या होती है, यानी विशेषता क्या होती है, यानी कम जनसंख्या होती है। कम जनसंख्या, जो घनत्व होता है जनसंख्या का वो कम होता है और उपजाऊ मिट्टी का अभाव होता है वहाँ पे, और ये सब विशेषताएं होती है। और पर्वतों का एक रेखा में व्यवस्थित रूप से स्थित होना, उसको क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला।
तो पर्वत श्रृंखला में इस तरह भी बोल सकते हैं कि पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में सैकड़ों मीलों तक व्यवस्थित होती है, यानी एक ही क्रम में समांतर, यानी इस ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में क्रमबद्ध तरीके से पर्वतें कई मीलों तक सैकड़ों तक फैली होती है, व्यवस्थित होती है, तो उसको पर्वत श्रृंखला भी बोलते हैं। अब हम बात करें पर्वतों के नाम जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पर्वतों के नाम जो नोट किए हैं वो आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है। ये अगर पूछ देगा कि आल्प्स पर्वत यूरोप कहाँ पे है, तो यूरोप में है। दूसरा है हिमालय जो कि हमारा भारत में है, और तीसरा एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ये 3 इंपॉर्टेंट पर्वत हैं हमारे। अब हम बात करेंगे पर्वत के भी प्रकार होते हैं, यानी पर्वत भी हम 3 प्रकार का यहाँ पे मैंने नोट किया है, वलित पर्वत, भ्रसोत्य पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। इन 3 के अलावा भी एक छोटे पर्वत की अगर हम बात करें तो उसको अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अवशिष्ट पर्वत यानी जो कूड़े कचड़ों से जो इकट्ठे हो जाते हैं छोटे छोटे टीलों के रूप में, जो कि आजकल बहुत देखने को मिलता है। तो पहले हम बात कर ले इम्पोर्टेंट यानी वलित पर्वत की अगर हम बात करें, जिसको मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण जो है वलित पर्वत का है वो टेक्टोनिक प्लेट, जो पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यानी 2 प्लेट जो है उसमें से वो जब टकराती है आपस में, तो जो वहां का धरातल होता है पृथ्वी का, वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है काफी ऊंचाई तक। तो इस प्रकार से उसको हम वलित पर्वत बोलते हैं, यानी टेक्टोनिक प्लेटों 2 टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से ऊपर उठे हुए भाग को हम वलित पर्वत बोल सकते हैं। इस तरह से निर्माण होता है वलित पर्वत का, जिसको मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं। अब हम वलित पर्वत के अंतर्गत नाम नोट करें, यानी किन किन पर्वत जो है वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं, तो वो आल्प्स है, हिमालय है, इस तरह से जहाँ पे मैंने यहाँ भी नोट किया है, यहाँ आल्प्स जो कि यूरोप में, यानी आल्प्स यूरोप में, हिमालय हमारा भारत में। इस तरह से ये क्वेश्चंस आया हुआ है हमारा प्रीवियस क्वेश्चन वलित पर्वत का, आल्प्स का। तो इस तरह से अब हम बात करें यानी भारत का अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि सबसे संसार की पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिए। अल्पेशियन पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, तथा यूराल पर्वत, इनकी ये खासियत है, ये भी वलित पर्वत ही है, लेकिन इनकी ये खासियत है कि ये इनका शेप जो है वो गोलाकार है, यानी ये गोल दिखाई देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके शेप के बारे में पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। अब हम बात करेंगे दूसरे पर्वत के प्रकार में, यानी भ्रसोत्य पर्वत, यानी पृथ्वी का बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। किसी भी रीजन से अगर पृथ्वी का कोई भी भाग टूट जाता है और वो ऊपर की तरफ, ऊपर से इस तरह से ऊर्ध्वाधर रूप से यानी ऊंचाई से विस्थापित हो जाता है, तो उसको हम भ्रसोत्य पर्वत, यानी भ्रसोत्य पर्वत का निर्माण ऐसे होता है, हम ये बोल सकते हैं। अब इसमें से ऊंचे भाग को क्या बोलते हैं और नीचे भाग को क्या बोलते हैं? तो ऊंचे भाग को हॉस्ट बोलते हैं, यानी उत्खंड, यानी ऊपर उठे हुए भाग को हॉर्स यानी उत्खंड बोलते हैं, और जो नीचे भाग धसा हुआ होता है पर्वत का उसको क्या बोलते हैं? द्रोणिका यानी भ्रंश। इस तरह से अब यूरोप की राइन घाटी और वाजेस पर्वत भ्रसोत्य पर्वत ही उदाहरण है, ये भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। 2019 के सीटेट के एग्जाम में ये वलित पर्वत के बारे में पूछा है, तो मैं भी अभी आप लोगों को भ्रसोत्य पर्वत का एग्जाम्पल देके पूछ सकता है, तो ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि यूरोप में जो स्थित है वो राइन घाटी और वाजेस पर्वत भ्रसोत्य पर्वत के उदाहरण है। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी पर्वत की। तो ज्वालामुखी पर्वत नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं भी अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके विस्फोट से जो भी मैग्मा या जो भी लावा बाहर निकलते हैं, तो उसका जो जमाव हो जाता है तो वो क्या करता है? पर्वत का रूप ले लेता है। तो जब वो पर्वत का रूप ले लेता है तो उसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, मृत ज्वालामुखी पर्वत और सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत यानी वहां पे फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, और मृत मतलब वहां पे वो मर चुका होता है, कोई विस्फोट नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अगर ज्वालामुखी पर्वत की अगर हम बात करें उसके उदाहरण की, तो दक्षिण अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो हम ले सकते हैं, और जापान का फ्यूजियामा। यहाँ मैंने और भी नोट किया है ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण, जो कि वर्मा का माउंट पोपा, और भारत में अंडमान और निकोबार जो कि सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने नोट करके
नोट कर दिया है। ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको साइड में अलग से नोटिस करके नोट किया है। और बाकी ये जो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण ये भी आप लोग याद कर लेना। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की स्थलाकृतियों के दूसरे प्रकार की, यानी जो पठार है। पर्वत के बाद दूसरा पठार। पठार क्या होती है? ऊपरी उठी हुई सपाट भूमि जो कि ऊपरी हिस्सा समतल होता है, कुछ ऊंचाई पे, जैसे धरातल है उसके कुछ ऊंचाई पे अगर हम जाएं तो वहां पे भी धरातल होते हैं जो कि ऊंचाई से उठ जाते हैं, और वो क्या होते हैं, उसका जो प्लेन एकदम समतल होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ऊपर उठी हुई सपाट भूमि को, ऊपरी हिस्सा जिसका समतल होता है, उसको हम पठार कहते हैं। अब हम बात करेंगे विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार जो कि भारत में मौजूद है, जो कि दक्कन पठार है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार भारत का दक्कन पठार है। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी पुराने पठार हैं जो कि केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ये सभी पुराने पठार हैं, लेकिन ये मेन इम्पोर्टेंट है। अब तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। एक तो सबसे प्राचीनतम पठार पूछ सकता है या फिर सबसे ऊंचा पठार पूछ सकता है संसार का। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि तिब्बत का पठार, जिसकी हाइट है वो है 4000 से 6000 मीटर तक। अब पठार की खासियत की बात करें, यानी पठार में जो है वो उसमें खनिजों की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो पठारों वाले क्षेत्रों में, तो अगर इस तरह में अगर हम स्टेट की अगर बात करते हैं, जैसे झारखंड है, झारखंड में खनिज की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है हमारे झारखंड में। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की स्थलाकृतियों के अंतर्गत, यानी तीसरा प्रकार की, यानी मैदान की। तो मैदान की अगर हम बात करें तो समतल भूमि जो समुद्र तल से 2 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं होती, यानी समुद्र को अगर हम 0 पे माने तो वहां से अगर हम मेजरमेंट करें तो वो 200 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, समतल भूमि ही होता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जड़ोड़ मिट्टी तथा अवसाद के निक्षेप से होता है। यानी अगर हम इस तरह से बात करें, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए, तो अगर किसी भी रीजन से बाढ़ आते हैं, जिस तरह बात कर ले हम बाढ़ की, तो बाढ़ आने से क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर नदियों का बहाव आता है और फिर वो बाढ़ भरने के बाद नदी जब वापस जाती है, तो जब नदी आती है बाढ़ के साथ, तो वो अपने साथ जड़ोड़ मिट्टी और कई प्रकार की अवसाद भी लेके आती है, और वहां पे क्या कर देती है, उसको निक्षेप कर देती है। यानी वो छोड़ के फिर वो जब वापस जाती है तो वहां पे जड़ोड़ मिट्टी से अलग मैदान बनता है। तो इस तरह से मैदान का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है आप लोगों को। अब हम जो मेन मैंने नोट किया इम्पोर्टेंट है, तो पहले अगर हम कई साल पहले की बात करें, लाखों साल पहले की, तो पहले हिमालय के पास जो था हमारा टेथिस सागर था कई लाख साल पहले। तो अब नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ नोट किया है, अगर एग्जाम से बाई चांस पूछ दिया जाए तो। दूसरा है हमारा ज्वालामुखी पर्वत को मैंने आप लोगों को पहले इंट्रोड्यूस करा दिया है, यानी वर्मा का माउंट पोपा भारत में अंडमान निकोबार सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस तरह से जो है हमारा विश्व के प्रमुख स्थल रूप जो पढ़ने चाहिए आप लोगों को, जितने पढ़ने चाहिए सीटेट एग्जाम के लिए, जितने भी कंटेंट्स इसके अकॉर्डिंग, वो आप लोगों को सब कुछ मैंने इसमें नोट कर दिया है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। तब अगर आप लोग, और इसके बाद जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी वो हमारा होगा भारत का भौतिक विभाजन, यानी हम अपने भारत के भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से आप लोग ये हमारे जो चैप्टर हैं और जो मैंने कंटेंट बताए हैं ये आप लोग देखो। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो भी आप लोग देखो सीटेट एग्जाम के लिए, क्योंकि सीटेट एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, तो वो आप लोगों को बहुत टाइम मिला है अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो चलिए ये सब आप लोग फॉलो करते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।